Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College बाड़मेर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है प्री स्ट्रेस कंक्रीट के ऊपर। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आज हम करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल ऑफ द लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। एक जो हमारा जो लेक्चर रहने वाला है आज का, उसमें हम मोस्टली फोकस करेंगे प्री टेंशन अगर कंक्रीट दिया होता तो लॉसेस कितने आते, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सेम टाइप के क्वेश्चन के साथ पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो लॉसेस आएंगे उनकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ज़्यादा मैंने डिटेल इसमें दी नहीं है। जो डिटेल आपको नहीं दी हुई, सिंपली आपको क्या करनी है, उन्हें अज्यूम करना है। सो लेट अस सी हमें कौन कौन सी डिटेल्स गिवन है। यहाँ पे गिवन डेटा जो हमारा प्रेजेंट है। अब प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, याद रखना प्री टेंशन कंक्रीट है, और प्री टेंशन कंक्रीट के अंदर मेजरली हमारे पास यहाँ पर जो लॉसेज आते हैं वो 4 लॉसेज आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर मैं डेटा लिखता जाऊंगा। अब प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम ऑफ 9 मीटर स्पैन हैज, ठीक है, 9 मीटर स्पैन दे दिया। हालांकि आपको पता है स्पैन का इतना कुछ खास यूज होता नहीं, लेकिन फिर भी हमें जो डेटा गिवन है वो हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया, एक तो प्री टेंशन कंक्रीट है, ठीक है, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस है गिवन डेटा के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या दिया, स्पैन लेंथ एल कितनी गिवन है, दैट इज माय 9 मीटर, हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 400 mm इंटू 800 mm। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो इसका कितना दे दिया, 400 mm इंटू 800 mm। डायरेक्ट मैं mm स्क्वायर यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर द एरिया, एंड इज प्री स्ट्रेस विद 2400 किलो न्यूटन एट ट्रांसफर। आपको पता है जैसे भी प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जब लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, ट्रांसफर स्टेज पर। यहाँ पर आपको दे रखा है प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दे रखा है। याद रखना, इसे प्री स्ट्रेस से इवेल्युएट मत कर देना, उससे कंफ्यूज नहीं होना। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स की वैल्यू दे रखी है, यूनिट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता तब हमें स्ट्रेस वैल्यू दी होती, यहाँ पर लोड की वैल्यू दी है जो कि है 2400 किलो न्यूटन प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है। At the transfer stage given है, the cable has cross sectional area of 2000 mm square। अगेन केबल की वैल्यू देखिए, ये भी हमें इतनी यूज में नहीं आएगी, फिर भी हम लिखेंगे केबल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखे हमें, 2000 mm स्क्वायर। ऑफ स्टील की दे रखी है, ऑब्वियसली हम स्टील यूज करते हैं। स्टील क्यों यूज करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि काफी लेक्चर में बता चुका हूं कि जब भी हम कंक्रीट को रेनफोर्स करते हैं उसके लिए हम स्टील को ही यूज करते हैं, अदर मटेरियल प्रेफर नहीं किया जाता। तो आज के असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन रहने वाला है, आपको पता होगा हर लेक्चर में एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर देता हूँ एज एन असाइनमेंट, जिसका आपको आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो इस लेक्चर का असाइनमेंट क्या रहने वाला है कि आपको स्टील ही क्यों यूज किया जाता है कंक्रीट को रेनफोर्स करने के लिए, कोई अदर मटेरियल को क्यों यूज नहीं किया गया, और जिसका आंसर एकदम एक्यूरेट होगा उसे हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ठीक है, और पैराबोलिक प्रोफाइल है। अब याद रखना कि प्रोफाइल कैसे दे रखी है, पैराबोलिक। इसका अपना सिग्निफिकेंट है कि हॉरिजॉन्टल केबल प्रोफाइल हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल टेंडन प्रोफाइल हो, केबल नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसे, टेंडन बोलेंगे। क्वेश्चन के अंदर भले केबल लिखा आ जाए लेकिन आप उसे क्या बोलोगे, टेंडन बोलोगे। टेंडन मींस बंच ऑफ वायर्स विद मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी ऑफ 120 mm एट मिडल ऑफ स्पैन। ई दे रखा है हमें 120 mm। ओके, डिटरमाइन लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस आपको निकालना है। मोस्टली हमारा प्री टेंशन है तो आपको पता है 4 टाइप के लॉस आते हैं। जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे प्रीवियस केस के पहले वाले, आपको 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे, जिसमें इमीडिएट लॉसेस और टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के जो लेक्चर बने हुए 3 लेक्चर हैं। इसमें फर्स्ट में तो मैंने आपको खाली उसका ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट आपको इमीडिएट और टाइम डिपेंडेंट लॉसेस के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन को यहाँ पर करने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करने आओगे तो इतना समझ में नहीं आएगा आपको। तो प्री टेंशन में आपको पता है कि 4 टाइप के लॉसेस हैं हमारे पास। 4 टाइप के लॉसेस कौन कौन से आएंगे, पहला हमारे पास टाइम डिपेंडेंट में आ जाएंगे 3, मोस्टली 3 आएंगे। 3 में सबसे पहला होगा हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। दूसरा हो जाएगा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। थर्ड वन हो जाएगा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन। ठीक है, ये 3 लॉस आ गए। उसके बाद एक प्री टेंशन के अंदर हमारा इमीडिएट वाला भी कंसिडरेशन में आता है,
विच इज ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट या इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ दैट टेंडन। टेंडन की शॉर्टनिंग हुई, लॉस ऑफ हमारे पास स्ट्रेन है, जैसे ही लॉस ऑफ स्ट्रेन हुआ, लॉस ऑफ एलोंगेशन हुआ, वहां पर मेरे पास लॉस ऑफ स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस इज ए डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ स्ट्रेन। ओके, तो हमारे को इतनी वैल्यू दे रखी है, और अगर हमें ये चीज नहीं दी होती, जैसे यहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दिया हुआ है, ठीक है, ये स्टील है, कंक्रीट का मत अज्यूम कर लेना, इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं आती उसकी। 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये जो हमारे को वैल्यू दे रखी है, दिस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अगर आपको ये वैल्यू नहीं दी होती तब आप कितनी अज्यूम करते, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ग्रेड। उसके बाद क्या बोला है, कंक्रीट आपको अज्यूम करना है M30 कंक्रीट। इसका अपना सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पर आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट नहीं दिया हुआ, तो उसका कैसे निकालेंगे हम, M30 की मदद से निकालेंगे, वो हम देखते हैं कैसे हम उसका एवेल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट आपको निकालना है अज्यूम मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील एज 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कि स्टील के अंदर प्री स्ट्रेसिंग जो मिनिमम हमारे पास कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एक हिसाब से स्टील का ग्रेड ही है ये। चलिए अब ये जो डेटा है इसे नेक्स्ट पेज पर लेके जाते हैं, देखते हैं कॉपी हो पाता है कि नहीं। ओके, हो गया। अब जो एग्जाम के अंदर आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको सबसे पहले बनाना है अपना डायग्राम। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अपना डायग्राम बनाएंगे। मुझे मेरा माइक चेक करते रहना पड़ता है बीच में, एक बार क्या हुआ, लेक्चर बना रहा था मैं, माइक ऑन करना भूल गया। चलिए, तो इस तरह से हमें एक मेंबर दे रखा है। ठीक है, ये मेंबर बेसिकली सिंपली सपोर्टेड मेंबर ही अज्यूम किए जाते हैं। जब कैलकुलेशन करोगे ना, जितने भी कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से इन मेंबर्स को आपको क्या करना है, सिंपली सपोर्ट ही अज्यूम करना है। उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि साइड व्यू से देखने पर, कट करने पर जो क्रॉस सेक्शन आएगा, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 400 mm इंटू 800 mm। ये जनरली लिखी जाती है विड्थ और डेप्थ के फैक्टर के अंदर। विड्थ आपको दी होगी 400 mm इस तरह से, और डेप्थ हो जाएगी 800 mm। आरसीसी जब होता था 800 mm, यहाँ पर ये क्या आ जाती थी हमारी ओवरऑल, या फिर कंफ्यूजन होता था वहाँ पर कि ये ओवरऑल डेप्थ है या फिर मेरी इफेक्टिव डेप्थ है। लेकिन आपने अगर प्री स्ट्रेस के मेरे पुराने लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा ये बेसिकली इसमें ओवरऑल डेप्थ और इफेक्टिव डेप्थ वगैरह का कुछ नहीं होता, एक सिंपल डेप्थ होती है। ओवरऑल डेप्थ ही कंसिडर की जाती है हमारे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के अंदर, क्योंकि प्री स्ट्रेस में कंक्रीट का होल सेक्शन उसमें यूटिलाइज होता है। ठीक है, पूरा सेक्शन यूटिलाइज होने से कंक्रीट की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसी स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से जो आपने देखे होंगे हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह भी कैसे होते हैं, प्री स्ट्रेस होते हैं वो, ताकि किसी भी सेक्शन के अंदर उसके ऊपर हवा लगे, फोर्स लगे, तो कंक्रीट सारी तरफ से, चारों तरफ से क्या कर सके, स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर सके, उसको सहन कर सके। सहन कब कर पाएगा सभी तरफ से, जब वो कंक्रीट का पूरा सेक्शन यूटिलाइज होगा, पूरा सेक्शन सिर्फ और सिर्फ प्री स्ट्रेस में यूटिलाइज होता है। तो ये इनकी ओवरऑल यानी कि टोटल डेप्थ ही है। ठीक है, और स्पैन आपको कितना दे रखा था, अगर आपको याद हो, स्पैन लेंथ कितनी दे रखी थी, 9 मीटर, ये वाली। ठीक है, इसमें इफेक्टिव स्पैन क्लियर स्पैन का भी इतना कंसिडरेशन हमारे प्री स्ट्रेस में नहीं होता, तो इफेक्टिव स्पैन क्लियर स्पैन एक ही बात है यहाँ पर। ठीक है, और हाँ, आज के असाइनमेंट में मैं आपको एक और यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव स्पैन एंड क्लियर स्पैन, और इफेक्टिव स्पैन की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, कौन सा फैक्टर उसमें कंसिडरेशन किया जाता है। ठीक है, चलिए, आपको उसमें बता रखा है कि आप इसमें केबल प्रोफाइल जो थी आपकी वो कैसी है, पैराबोलिक। इस तरह से पैराबोलिक आपको केबल प्रोफाइल दे रखी है। बीच में मेरा क्या आ जाएगा, न्यूट्रल फाइबर। यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, न्यूट्रल फाइबर। और इस न्यूट्रल फाइबर के ऊपर प्री स्ट्रेसिंग फोर्स मेरा अप्लाई किया हुआ है, कितना अप्लाई किया है, 2400 किलो न्यूटन का। क्या सिर्फ एक ही साइड अप्लाई होगा कि दोनों साइड होगा? अब कॉमन सेंस है, अगर एक साइड करोगे, जैसे इस साइड लगाओगे तो मोशन कर जाएगा इस तरह से। किसी चीज को रोके रखने के लिए यानी इक्विलिब्रियम रखने के लिए दोनों साइड से फोर्स लगाना पड़ेगा,
तो 2400 किलो न्यूटन इधर से भी लगता है। हालांकि इसका यहाँ पर हम जो कंसिडरेशन करते हैं कोस थीटा कंपोनेंट इसका कंसिडरेशन करते हैं, लेकिन थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होने की वजह से अज्यूम कर लिया जाता है डायरेक्ट 2400 ये जो वैल्यू है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो इसका इंक्लाइन कंपोनेंट है दोनों की वैल्यू लगभग सेम अज्यूम कर ली जाती है, और वर्टिकल को हम यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये डायग्राम बन गया, सारी वैल्यू दे दी। और इसेंट्रिसिटी सेंटर के अंदर, वैसे इसे इसेंट्रिसिटी बोलो डिप बोलो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, कलर दूसरा यूज करते हैं ताकि क्लियरली आपको बीच में विजिबल हो जाए। इसेंट्रिसिटी बोलो या डिप बोलो, दोनों की बात सेम ही है। ठीक है, 120 mm। और क्योंकि पैराबोलिक प्रोफाइल है तो पैराबोलिक प्रोफाइल की हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, 4h/L² x इंटू L माइनस एक्स। हमने जो हमारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस का लेक्चर था वहां पर ये सीखा था आर्च के लिए, पैराबोलिक आर्च के लिए। अब h की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, h हमारा राइज होता था लेकिन इस बार राइज नहीं है, इस बार हमारे पास क्या है, डिप है। तो ये क्या हो जाएगा 4e/L², जो e मेरी मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हो जाएगी, और y ये वाली लेंथ यानी किसी सेक्शन के ऊपर इस डिस्टेंस x से। ठीक है, चलिए हमारे को इतना डेटा दे दिया। अब इसने क्या बोल दिया हमें, पेन हो नहीं पा रही है, ओके ठीक है, वेट ए मिनट जस्ट स्टूडेंट्स, मैं अभी आप थोड़ा सा 10 सेकंड स्किप कर लो जब तक मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ। ओके, अब हमें लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस बताने हैं। अब आपको पता है क्योंकि ये प्री टेंशन कंक्रीट है, प्री टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट है। ठीक है, अगर प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 4 टाइप के लॉस आएंगे। कौन कौन से आएंगे, टाइम डिपेंडेंट के अंदर बात करूं तो सबसे पहला आ जाएगा ड्यू टू क्रीप। शॉर्ट में लिख रहा हूं, अगर आपको फुल लेंथ के अंदर लॉन्ग में इनकी वैल्यू चाहिए वो आप सिंपली पुराने लेक्चर में देखो, और एग्जाम के अंदर आपको डिटेल में लिख के रहना, ऐसे डायरेक्ट क्रीप वगैरह मत लिख देना। ठीक है, बोल देता हूं एक मैं इसके लिए, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट। एग्जाम में आपको इस तरह से लिखना है, यहाँ समझाने के लिए तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। दूसरा किसकी वजह से, ड्यू टू लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। थर्ड वन है हमारा, वो आ जाएगा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन। एंड लास्ट है हमारा फॉर द प्री टेंशन ओनली इज ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, इलास्टिक शॉर्टनिंग, जिसमें जो हमारे ये टॉप के 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो कैसे है मेरे टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, ये कैसे है स्टूडेंट टाइम डिपेंडेंट, और ये मेरा कैसा है इमीडिएट लॉस, मतलब हाथों हाथ लग जाएगा, और ऊपर वाले हैं टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला पढ़ेंगे लॉस ऑफ प्री टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ क्रीप ऑफ कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आज का पहला लॉस, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। तो क्रीप ऑफ कंक्रीट के लिए अगर आपको याद हो, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा का हमने फॉर्मूला क्या डिराइव कर लिया था, थोड़ा सा पॉइंटर फाइन कर रहा हूं मैं, क्या हमने डिराइव किया था इसके लिए, एम फाई एफ सी। ठीक है, ये कैसे आता है इसके लिए आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे, प्रीवियस लेक्चर, वरना आपको समझ नहीं आएगा। जिसमें एम मेरा क्या रहता है, मॉड्यूलर रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम, इज मॉड्यूलर रेशियो। साथ साथ में कैलकुलेशन भी हम करते जाएंगे। और एम मॉड्यूलर रेशियो किसके इक्वल हो जाता है, ई एस अपॉन ई सी के, जिसमें ई एस क्या है मेरा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। दिस इज माय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील, and this one is Young's modulus of elasticity for
कंक्रीट। अब m की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? ES की वैल्यू तो चलो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील दे रखी है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm², ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैसे इवैल्यूएशन करें? तो हमें क्या दे रखी है, M30 कंक्रीट दे रखा है, ठीक है, M30 मिक्स डिजाइन मिक्स 30 दे रखा है। उसके लिए 30 यहाँ पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कि FCK जो कि 30 न्यूटन पर mm² या फिर 30 MPa को डिनोट कर रही है। अगर आपको इसके लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट निकालना हो तो RCC लेक्चर में आपने याद होगा कैसे निकालते थे, डायरेक्ट हम 5000 रूट FCK करके कैसे वैल्यू करते थे, 5000 रूट FCK करके। चलिए अब EC की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगी 5000 ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा √30, इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। और हाँ, एग्जाम के अंदर इस टाइप के एग्जाम्स में आपको कैल्सी मिलता है। कैलकुलेटर जब आप यूज करेंगे तो मिनिमम देखो कैसा होना चाहिए, 991 ms आपको यूज करना है। ये भी थोड़ा सा ओल्ड हो गया 991 ms, जो कैलकुलेटर मैं यूज करता हूँ वो कैसा है 991 ms है, ठीक है। आपको एटलीस्ट कौन सा यूज करना है 991 ES यूज करना है। EX के ऊपर मुझे पता नहीं अभी इनको एग्जाम्स के अंदर अलाउ किया गया है कि नहीं किया गया, एग्जाम यानी कि कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो उस टाइप के कैलकुलेटर एग्जाम के अंदर अलाउ नहीं किए जाते। 991 ms और 991 ES यानी कि नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर हैं ये, नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, आप इनको इजीली किसी भी एग्जाम के अंदर यूज कर सकते हो जिनके अंदर इनके यूज करने की परमिशन दे रखी हो, ठीक है। तो इन्हीं कैलकुलेटर को आपको यूज करना है, मेरा सजेशन है, बाकी आप चाहे तो कोई भी यूज करें, 82 ms यूज करो, आपकी चॉइस है, ठीक है। उनके अंदर आप बेसिकली क्या क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हो ढंग से। तो आपको EC की वैल्यू चाहिए, निकालते हैं 5000 रूट में 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 27,386.127 न्यूटन पर mm²। वैल्यू चेक कर लेता हूं मैं, 27386.127, ठीक है। एग्जाम के अंदर एक चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, जनरली बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है सिग्निफिकेंट फिगर वाली, यानी कि मैं राउंड ऑफ कहाँ तक करूं, कि 1.27 0.127 को 0.13 लिखूं कि नहीं लिखूं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने से बचने के लिए कुछ नहीं है, डेसिमल के 3 डिजिट तक आपको वैल्यू लिखनी है सिंपली, जैसे यहाँ लिखी है ना मैंने 0.127, तो इतने डिजिट तक आपको सिंपली वैल्यू लिखनी है यहाँ पर, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके। चलिए, तो हमारे पास ES और EC दोनों की वैल्यू हो चुकी है। अब मुझे मॉडुलर रेशियो M की वैल्यू चाहिए, तो मॉडुलर रेशियो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, ES अपॉन EC की हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे इसी न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट, ठीक है। फिर मुझे क्या चाहिए, फाई की वैल्यू, फाई है मेरा क्रीप कोफिशिएंट, फाई क्या है, क्रीप कोफिशिएंट। अब एक चीज देखो क्वेश्चन के अंदर नोटिस करना थोड़ा सा, क्या इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू दिखाई दे रही है? मेरा सजेशन है देखो कि क्या आपको कहीं पर क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू फाई की वैल्यू दिखाई दे रही है, ना क्रीप कोफिशिएंट बोला है ना फाई बोला है, ठीक है, सिर्फ बोल दिया डिटरमाइन लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज होती हैं खुद की तरफ से अज्यूम करनी पड़ती है, ये मोस्टली डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर ही आता है और आप इनकी वैल्यूज को अज्यूम करते हो, ठीक है। 1343 इसका IS कोड रहता है, IS कोड है इसका 1343, 2012 लेटेस्ट वाला 2012 का है। मोस्टली बुक्स में आपको डेटा मिलेगा और 1980 के हिसाब से मिलेगा जो पुराना है, तो उसमें काफ़ी अमेंडमेंट हो चुके हैं। और पुराने के हिसाब से 5 आपको प्री स्ट्रेस के लॉसेस कंसीडर करने पड़ते थे, इसमें एंकरेज स्लिप वाला भी प्री टेंशन के अंदर आ जाता था, लेकिन अभी उसको इतना कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता एंकरेज स्लिप को, ठीक है। तो चलिए अभी हमारे पास इतने ही है, 4 लॉसेस को कंसिडरेशन करना है। फाई की वैल्यू आपको नहीं गिवन, तो क्या करें, तो फाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू टाइम के हिसाब से डिपेंड करती है, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस है नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। अगर डेज आपको दे रखे हो 7, तो इस क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2.2। अगर आपको डेज दे रखे हो 28 डेज, तो इस क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू हो जाती है 1.6। और अगर आपको दे रखा हो 1 ईयर यानी कि 365 डेज, तो मेरे पास क्या हो जाएगी क्रीप कोफिशिएंट की वैल्यू 1.1 आ जाती है, ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की होगी छोटी सी,
यहाँ पर मैंने ईसी लिया है जो यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट लिया है, ये लिया है शॉर्ट टर्म मॉडुलस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर आपको लॉन्ग टर्म लेना होता तो ईसी अपॉन 1+5 हो जाता है। इसमें 5 की वैल्यू अगेन ये वाली आपको यूज करनी पड़ती है, क्रीप कोफिशिएंट, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं हम, इसकी वैल्यू सिंपली 5000 रूट एफसी के करके कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से हम इतना कंसिडरेशन में नहीं लेते, सिंपल ईसी की वैल्यू यहाँ पर ये रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इन तीन में से मैं कौन से वाला 5 क्रीप कोफिशिएंट यूज करूं, तो आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पर्टिकुलरली वहां पर डिनोट करके लिखना पड़ेगा कि मैं 7 डेज पे लिख रहा हूँ, 28 डेज पे कर रहा हूँ, 1 ईयर पे कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक चीज याद हो, ट्रांसफर ऑफ लोड कब होता है, जब हमने प्री टेंशनिंग सिस्टम पढ़े थे शुरू में, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम के अंदर, तब ट्रांसफर ऑफ लोड की जो स्टेज थी वो कहाँ होती है बच्चों, 28 डेज पर, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, लोड ट्रांसफर किया गया है 28 किलो न्यूटन, लोड ट्रांसफर किया एट द ट्रांसफर स्टेज, इतना लोड प्री स्ट्रेसिंग लोड लगाया गया, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इतना लगाया गया, यानी कि वो ट्रांसफर स्टेज की बात कर रहा है। तो बेसिकली आपको आईएस कोड के हिसाब से, आईएस कोड भी यही रेकमेंड करता है, आईएस 1343/2012 लेटेस्ट वाला यही चल रहा है। इसके हिसाब से क्या रेकमेंड करता है, 5 की वैल्यू नहीं गिवन तो 28 डेज वाली ले लो। तो यहाँ पर हम 5 कौन सा असम्पशन मिलेंगे, 1.6, ठीक है। हमारे पास एम भी आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन ये एफ सी क्या है, तो चलिए अब एफ सी की कैलकुलेशन करते हैं। एक्स्ट्रा डेटा मिटा रहा हूं ताकि थोड़ा सा पेज बन जाए मेरे पास। जब भी मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं, जब भी मैं इस तरह से इरेज कर रहा हूं, सिंपली कुछ नहीं है, स्किप कर दिया करो आगे, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, ईएस की है, ईसी की आ चुकी, और मॉडुलर रेशियो एम तो आपको पता है कुछ नहीं है, ईएस अपॉन ईसी, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील और कंक्रीट का रेशियो रहता है। हमें कैलकुलेशन करनी है एफसी की, ठीक है, हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, एफसी की कैलकुलेशन। अगर आपको मेरा पुराना लेक्चर याद हो तो उसमें हमने क्या किया था, जब एफसी की कैलकुलेशन करनी थी मुझे पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल के लिए, तब पैराबोलिक टेंडन प्रोफाइल के लिए जनरली क्या करते हैं हम, FC1 यानी कि एंड्स पर अलग निकालते हैं, ठीक है, और हमारे मिड स्पैन पर अलग निकालते हैं, ठीक है, एट एंड्स और एट मिड स्पैन, और उसमें से जो भी वैल्यू कम होगी, अज्यूम FC1 FC2 से लेस आ जाता है, तो क्या करोगे, फाइनल FC, ये जो FC आपको यहाँ पर रखना है, उसकी जगह क्या लिखोगे, FC इज इक्वल टू जो भी वैल्यू कम हो उसको पहले, दोनों का 3/पार्ट, दोनों के डिफरेंस का 3/पार्ट, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को डिफरेंस कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो इन दोनों का ये पार्ट यूज करके ये FC आपको यूटिलाइज करना है। और बाकी बचा हुआ FC1 और FC2 की कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो आपको अगर याद हो फॉर्मूला एनालिसिस के टाइम पर स्ट्रेस कंसेप्ट पढ़ा था, क्या फॉर्मूला आता था, हम बॉटम पर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो FC है ना यहाँ पर यूज हो रहा है, दिस इज बेसिकली स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्टील में मत लिख देना, एट लेवल ऑफ स्टील, दिस इज स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ स्टील, इतना सा थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इस एफसी की वैल्यू इस लेवल ऑफ स्टील पर मैक्सिमम देखो कितनी आ सकती है, P/A माइनस M अपॉन I इंटू वाई, अगर यहाँ पर एक्सटर्नल लोडिंग लग रही होती तो, है नहीं, अगर लग रही होती तो क्या होता, ये नीचे की ओर झुक जाता, यानी कि इसमें सैगिंग हो जाती, सैगिंग में यहाँ देखो पार्टिकल दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं मतलब टेंशन हो रही है, और नीचे टेंशन को हम जनरली क्या मानते हैं, नेगेटिव साइन मानकर चलते हैं, और प्री स्ट्रेसिंग की वजह से कंप्रेशन हो जाएगा, कंप्रेशन को पॉजिटिव माना है तो PE अपॉन I इंटू वाई रहता है। अब इसने यहां पर क्या बोला, दिस इज स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ स्टील, तो लेवल ऑफ स्टील मैक्सिमम Y की वैल्यू कितनी आ सकती है, E, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, E, मिड स्पैन पर अगर कैलकुलेशन करनी होती मैक्सिमम E आ जाता। अब हमारे पास फाइनल वैल्यू FC का बनता ये वाला,
ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास बन के आती, लेकिन ये कौन से केस में बनती, जब मेरे पास होती एक्सटर्नल लोडिंग होती साथ में। लेकिन मुझे एक्सटर्नल लोडिंग तो कुछ यहाँ दे नहीं रखी, तो ये टर्म जो सेंटर वाली टर्म है ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो फाइनल कैलकुलेशन फॉर एफसी के लिए मेरे पास दो ही टर्म्स आएंगे, एक आएगी पी बाई ए, दूसरी आ जाएगी पीई अपॉन आई इंटू ई आ जाएगा। ठीक है, इतना मेरे पास टर्म आ जाएगा। ठीक है, ओके, ओरे वेट मिनट स्टूडेंट्स, रुक जाए अभी। वाह, अपने ही मन पे रोटेट कर गया। चलिए, इतना समझ आ गया आपको, ये इक्वेशन बनेगी। अब उसमें भी आपको कहाँ निकालना है, एंड्स पर अलग निकालना है, सेंटर पर अलग निकालना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, जिन्होंने पुराने लेक्चर ऑलरेडी देख लिए, वो सोच रहे होंगे यहाँ पर तो ऐसे लिखा होता पी कोस थीटा अपॉन ए, अब उसकी जगह हम डायरेक्ट पी बाई ए कैसे लिख रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि इस थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, तो कोस थीटा लगभग क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। कोस जीरो लगभग 1 के नेग्लिजिबल वैल्यू है थीटा की, तो लगभग ये 1 के इक्वल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट पी बाई ए लिखो तो भी काम चल जाता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है। अगर कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से दिया होगा ऑब्जेक्टिव में आपको, तो वहां पर आपको इनकी वैल्यूज डिनोट की होंगी पर्टिकुलरली। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसमें सिंपली बोल देगा सारी वैल्यूज को खुद अज्यूम करो। तो एफसी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया फाइनल। बाकी सब चीजों को मैं कर रहा हूँ इरेज, जो भी एक्स्ट्रा है मेरे पास। ठीक है, ये चीजें हमारे काम की हैं, बस जो जो काम का है उसे साइड में करते जाते हैं। वेट ए मिनट, ज़्यादा सिलेक्शन हो गया। ये इतना आ गया मेरे पास। चलिए, ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा अब तक। क्वेश्चन बड़े रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, या तो मेजर क्वेश्चन आएगा या फिर आपसे किन्हीं एक दो लॉसेस के बारे में पूछ लेगा। सारे लॉसेस अगर पूछता है तो वो मेजर क्वेश्चन होगा आपका, यानी कि 15-20 नंबर वाला। ओके, तो इतना हमारे पास टर्म्स आ चुकी। अब कैलकुलेशन करें एफसी की। एफसी एट मिड स्पैन की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मिड स्पैन पे कैलकुलेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूले में आपको चाहिए पी। तो पी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2400 किलो न्यूटन क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो उसको लिख लिया करो, जो गिवन वैल्यूज है ना पहले इस तरह से। आपको ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 400 इंटू 800 mm²। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं अगर विजिबल ना हो तो। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अगेन इसमें पी तो है मेरे पास। ई इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी हमारे पास कितनी आ गई, सेंटर पर 120 mm जो इसकी डिप है। उसके बाद आपको चाहिए आई, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बी डी क्यूब बाय 12, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाय 12 हो गया मेरे पास। बी की वैल्यू अगेन गिवन है 400, डी की वैल्यू डी क्यूब मुझे रखना है 800, नीचे रखना है 12 से डिवाइड करना है, सिंपली कैलकुलेशन करके आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आएगी मेरे पास, वेट ए मिनट कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, 1.706 इंटू 10⁻10। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं अब इसकी जगह 1.706 इंटू 10⁻10 mm की पावर 4। ठीक है, देखो ये mm, ये mm क्यूब, mm की पावर 4। यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वरना क्वेश्चन इतना सही नहीं माना जाता। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको मार्क्स दे या ना दे। ठीक है, चलिए एफसी अब मिड स्पैन पर निकालें। मिड स्पैन पर तो क्या होगा, मुझे चाहिए स्ट्रेस इन कंक्रीट एट लेवल ऑफ स्टील। अब मिड स्पैन में मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी पर ही आ जाएगा हमारे पास, जो y की वैल्यू क्या हो जाएगी मिड स्पैन के ऊपर, y इक्वल्स टू मैक्सिमम ई हो जाएगा। मानते हैं इतना, राइट। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं एफसी की मिड स्पैन पर। p बाय ए रखना है तो 2400 अपॉन 400 मल्टीप्लाई बाय 800 इस तरह से रख दोगे।
ऊपर क्या है, किलो न्यूटन। अब यहाँ पर हम इवैल्यूएशन करें सारी न्यूटन पर एमएम में, तो सारी टर्म्स को भी न्यूटन पर एमएम में कन्वर्ट कर दिया करो आप। तो किलो न्यूटन से न्यूटन में मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। किलो इस तरह का प्रीफिक्स है, किलो की जगह आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जिन्हें नहीं आता 11th-12th के फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप पढ़ोगे अपनी फिजिक्स, दोनों के अंदर प्रीफिक्सेस के बारे में दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, इतना हो गया। P बाई ए टर्म होगी हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, P इंटू ई अपॉन आई इंटू ई। P की जगह अगेन आपको क्या रखना है, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, इसमें पूरा ही नहीं आएगा। P की जगह अगेन 24 मल्टीप्लाई बाय 1000, E से मल्टीप्लाई करना है तो 120 से मल्टीप्लाई, अगेन एक और E से मल्टीप्लाई है तो 120, और डिवाइड में किससे देना है 1.706 इंटू 10 mm की पावर 4। अब सब न्यूटन पर mm में है तो अपने आप ही न्यूटन पर mm स्क्वायर में स्ट्रेस बन के आ जाएगा। ये क्या है, मेरा स्ट्रेस ही तो है, तो इसकी वैल्यू किसमें, न्यूटन पर mm स्क्वायर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो FC एट मिड स्पैन, ठीक है, जिसे मैंने FC2 बोल दिया था, तो FC2 की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी आ जाती है, कैलकुलेशन करके बताता हूं आपको। मैं एक बार पॉज कर देता हूं, डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दूंगा यहां पर। तो इस टर्म की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है सेकंड टर्म की 2.025, ठीक है। ऊपर वाली टर्म की वैल्यू देखता हूं मैं, 24 देखिए 7.5, ये वैल्यू कितनी आती है 7.5। अलग अलग मैंने क्यों लिखी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो दोनों का समीशन करोगे तो मेरे पास फाइनल वैल्यू FC2 की यानी कि एट द मिड स्पैन आ जाएगी 9.525 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये मेरे काम की FC2 वैल्यू है। अब आपको क्या चाहिए, FC1 की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है। FC1 क्या है, एट द एंड्स, और आपको पता है एट द एंड्स लेवल ऑफ स्टील y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये टर्म अगेन 0, खाली आपको क्या चाहिए एट द एंड्स, P बाई ए। P कोस थीटा अपॉन ए होता है, लेकिन कोस थीटा को हम 1 मानकर चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अजम्पशन में आप इस तरह से डिनोट करके लिख जरूर देना वहाँ। तो मुझे क्या हो जाएगी, FC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.5 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। FC1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 7.5। तो बाकी सब चीजों को कर रहे हैं इरेज, क्योंकि जो जो चीज हमें काम की थी वो हम निकाल चुके हैं। ये FC1 C2 की वैल्यू हमें आगे भी काम आएंगी, ठीक है। एक चीज बता दूं बच्चों, एनालिसिस करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं यहाँ पर स्ट्रेस के फंक्शन में एनालाइज करता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं स्ट्रेन के फंक्शन में एनालाइज करते हैं। तो क्वेश्चन की जो फाइनल वैल्यू है ना वो लगभग सेम आएगी। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको थोड़ी देर में निकाल के बताता हूँ। स्ट्रेन से करोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैं अज्यूम करता 9.525, कुछ लोग क्या कर देते हैं इसको राउंड ऑफ कर देते हैं 9.53 कर देते हैं, कुछ लोग 9.52 ही लिख देते हैं। तो डेसिमल के अंदर वैल्यू में चेंज आने से फाइनल जो हमारे पास लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन लगभग वैल्यू उसकी सेम ही आती है। तो आपको अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आंसर निकालना होता है, एग्जैक्ट आंसर इन चीजों के नहीं निकलते, ठीक है। तो हमारे को क्या क्या दे रखा है, बाकी डेटा भी मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पर। M हो गया, FC2 यानी कि मिड स्पैन पर मुझे दे रखा है 9.525 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बस ये मेजर था निकालने की चीज, बाकी सब हमारे पास अब इजी हो जाएगा। FC1 कितना है मेरे पास, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ओके। सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास अब, ठीक है, अब इजी हो जाएगा। चलिए, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहना चाहिए, कीप हाइड्रेटेड। आप भी जब पढ़ाई करते हो हाइड्रेटेड रहा करो, पानी पीते रहा करो, क्योंकि पानी का काम क्या है, ऑक्सीजन वगैरह को पहुंचाना। जब तक वो नहीं जाएगी दिक्कत हो जाती है, फिर माइंड उतना नम्ब हो जाता है, उतनी शार्पनेस से काम नहीं कर पाता। हाँ, एग्जाम अगर बहुत बड़ा है तो वहाँ थोड़ा सा मैनेज करके चलना। अगर 2 ही घंटे का एग्जाम है तो वहाँ आप ज़्यादा पानी पियोगे तो सर्दियों में कुछ काफ़ी एग्जाम होते हैं तो वॉशरूम वगैरह जाने की दिक्कत, 10 मिनट खराब हो गए, 10 मिनट यानी कि 15-20 नंबर, ठीक है। तो चलिए हम कर रहे हैं कैलकुलेशन M5FC की। FC के लिए मैंने आपको कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या बताया, जिसकी वैल्यू कम हो उसे क्या लिखना है पहले, यहाँ पर FC1 कम है उसे लिखना है पहले, और दोनों के डिफरेंस का 2/3 आपको पार्ट लेना है।
जो एक तरीका तो होता है इस तरह से कैलकुलेशन करने का, ये वाला, ठीक है। अब मोस्टली आप नोट करोगे काफ़ी सारी बुक्स में, वहाँ क्या करता है वो, इतनी परेशानी नहीं लेता। वो कहता है कि 2/3 पार्ट कौन करे, वो सिंपली क्या करते हैं वहाँ पर एवरेज ले लेते हैं। वो क्या करेंगे, FC1 और FC2 का एवरेज ले लेंगे, यानी कि इनका हाफ कर देंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको FC को डायरेक्ट डिनोट कर देंगे। हम दोनों से निकालेंगे और दोनों के थ्रू निकालने के बाद हम देखेंगे कि वैल्यूज के अंदर कितना वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। इस वाली से कैलकुलेशन किया तो आपको क्या करना, जो वैल्यू छोटी है उसे रखोगे पहले, 2/3 पार्ट ऑफ दोनों का डिफरेंस, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहां पर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये तो आ जाएगा मेरे पास 7.829 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 7.829 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एवरेज वाले का देखते हैं क्या बनता है। ये वैल्यू आ जाएगी 8.5125। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 8.5125। ओके ओके, ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है। चलिए फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। यहाँ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा निकालूंगा तो मैं आ जाएगा मेरे पास 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁵। हमें क्या रखना है, M5FC, तो M की जगह 2.1 × 10⁵, जो कि ES अपॉन EC के बराबर आ जाएगा। ES रख दी, EC की वैल्यू रखूं तो 27,386.127। आप चाहें तो 0.127 रखें या ना रखें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह का साइन लगा के लगभग उसको इक्वल मान लिया, अप्रोक्सीमेट इक्वल, ठीक है। फाई की वैल्यू आपको दे रखी है 1.6, FC की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, वो चेंज हो रही है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इस टर्म का इवैल्यूएशन अलग करेंगे, उसके बाद उसको FC से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर तो है 7.829 से मल्टीप्लाई, और यहाँ है 8.5125 से मल्टीप्लाई। ओके, चलिए कैलकुलेशन करता हूं मैं। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा सिग्मा 12.268 मल्टीप्लाई बाय 7.829, और इसी को मल्टीप्लाई करोगे डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू 12.268 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म, ठीक है। चलिए फाइनल वैल्यू निकालूंगा तो मैं यहाँ पर तो आ जाएगी मेरे पास डेल्टा सिग्मा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, इन दिस केस रेड कलर से लिख देता हूँ बीच में, या इरेज कर देता हूँ ऊपर से थोड़ा। अब एग्जाम में तो आपके पास बहुत सारे पेज होते हैं, मेरे को तो एक ही जगह लिखना पड़ता है समझाने के हिसाब से भी। डेल्टा सिग्मा क्या हो जाएगा मेरे पास, 96.05 न्यूटन पर mm स्क्वायर मेरे पास प्री स्ट्रेसिंग जो फोर्स लग रहा है उसका लॉस हो जाएगा। तो टोटल प्री स्ट्रेसिंग आपने क्या लगाया था, प्री स्ट्रेस जो लगाया था कितना था वो, 2400 किलो न्यूटन, ठीक है। इसको अगर मुझे प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रेस में कन्वर्ट करना है एट द एंड्स ओनली, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2400 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 400 इंटू 800, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलो न्यूटन को हटाने के लिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास लगभग कि ये इसकी वैल्यू 7.5, ये तो अभी हमने निकाली थी। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये था कंक्रीट के लिए। ओके, एक चीज नोटिस में नहीं आई हमारे थोड़ी सी, देखिए क्या हुआ। ये स्ट्रेस लग रहा था कंक्रीट में, हम लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस निकालते हैं स्टील के अंदर, राइट। तो यहाँ पर जो एरिया आने वाला है
कंक्रीट के बजाय किसका आना चाहिए अब यहाँ पर, स्टील में। ठीक है, तो 2000 से डिवाइड करोगे, यहाँ आ जाएगा 1000 से 1000 कट करोगे, ऊपर आ जाएगा 2400, नीचे 2, तो ये आ जाएगा 1200। तो इनिशियल जो प्री स्ट्रेस फोर्स अप्लाई किया गया है, सिग्मा नोट जिसको मैं बोलूं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगी मेरे पास। ओके, और अगर आपको परसेंटेज लॉस निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये अगेन आपका असाइनमेंट है, मेरे ऑफलाइन क्लासरूम के बच्चे हैं, उनको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है ये टोटल मुझे वापस करके दिखाना है। अभी सिर्फ प्री स्ट्रेस हमने प्री अटेंशन के लिए किया, उनको क्या करना है, तो चलिए प्री अटेंशन का ही करके मुझे ये सबमिट करना है उन्हें। ठीक है, तो उसमें आप क्या एडिशन करोगे अच्छे से मेरे को डिनोट, मेरे को आपको आपकी प्रेजेंटेशन देखनी है क्वेश्चन के आंसर की। बेसिकली मेरे को क्या देखनी है, आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन देखनी है कि अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है किस तरह से लिखते हैं। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ तो पूरा होच पोच हो जाता है। देखो एक ही पेज पर जैसे मैं 3 सेक्शन बना रखे हैं, 1 2 3, तो आपको एक सुंदर सी हैंडराइटिंग के साथ में वो मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ऑफलाइन क्लासरूम के बच्चों के लिए। तो परसेंटेज लॉस यहाँ पर देखिए, मेरे को कैसे निकालूंगा मैं, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस अपॉन सिग्मा नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। ये वैल्यू आप मुझे इस तरह से निकाल के, सिंपल मैथ है, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, कैलसी में रखना है, जो भी लॉस आएगा वो परसेंटेज लॉस ही होगा, परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप। ठीक है, तो वो आप मुझे बता दोगे फाइनल। चलिए, अब इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये सब मेरे पास सब डेटा इकट्ठा हो रहा है एक हिसाब से। अब तक मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा इकट्ठा कर रहा हूँ, और जो सेकंड मैं इवेल्युएशन करूंगा 12.268 मल्टीप्लाई बाय 8.5125, इसकी वजह से लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस देखो मेरे पास कितना आ गया है, 104.431। ठीक है, ये जो एवरेज वाला केस है उससे भी मैं लिख देता हूँ फाइनल वैल्यू। एक मिनट, मैंने एक्स्ट्रा ज्यादा मिटा दिया। इसकी वजह से जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस फाइनल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 104.43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 431 है, हल्का सा राउंड ऑफ नहीं करते। ठीक है, ये वैल्यू आ गई मेरे पास। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लॉस ज्यादा अज्यूम कर लिए जाते हैं। दिस इज द सेफ साइड। ओके, दिस इज बेसिकली द सेफ साइड फॉर माई कैलकुलेशन। तो एवरेज मानकर वहां पर सेफ साइड कर ली जाती है। अगर आपको और थोड़ा सा जो आपका इवेल्युएशन है, ठीक है, इवेल्युएशन की एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो एक्यूरेट आंसर कौन सा हो जाता है हमारा, ये वाला। और जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है, हालांकि हम अलग तरीके से करें क्योंकि उस बुक के अंदर क्या किया गया, IS 1343 1980 को फॉलो किया जाता है और हम फॉलो करें 2012 को। उसके बाद से वैल्यूज काफी चेंज हो चुकी हैं। उसमें EC जो है हमारा, आपको पता है पहले EC 5700 रूट FC के लिया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह क्या लिया जाता है, 5000 रूट FC के लिया जाता है। तो उसकी वजह से आपको वैल्यूज यहाँ पर थोड़ी सी चेंज मिलेंगी। ठीक है, तब उसमें कंफ्यूज ना हो कि बुक के हिसाब से आंसर अलग है, हमारा अलग है। तो कैलकुलेशन दोनों की सही है, जो वो मेथड पुराना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, 5700 रूट FC के वाला हम फॉलो कर रहे हैं 5000 रूट FC के। तो इस तरह से काफी सारी वैल्यूज हैं जो थोड़ी थोड़ी चेंज हो चुकी हैं। जैसे वहां पर भी क्रीप कोफिशिएंट 1.0 लिया जाता है, लेकिन यहाँ 1.1 आ जाता है हमारे पास। तो कुछ वैल्यूज चेंज हुई हैं, यही अमेंडमेंट है उस कोड के अंदर। तो कोड के बाद आप कोड थोड़ा पढ़ना, 1343 2012 वाला। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू अडोप्ट करनी है आप ये वाली अडोप्ट कर लीजिए, ये भी सही है, ये भी सही है। एग्जाम के अंदर लिख दीजिए कि हमने एवरेज निकाली उस हिसाब से आ गई, और ये वाला हमारा 2/3 वाला जो फॉर्मूला है वो लगाकर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती है। तो दिस इज द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट। ये 1 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ऐसे 3 पार्ट हो रहे हैं इस क्वेश्चन के। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब सेकंड पार्ट की वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन अब जितनी भी वैल्यूएशन है अब छोटी छोटी हो जाएंगी। हमने लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू क्रीप पढ़ लिया था, अब है हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस अगर आपको याद हो, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाई, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो लॉस ऑफ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस ऑफ स्ट्रेन। और ड्यू टू श्रिंकेज है तो यहाँ पर श्रिंकेज स्ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसे करोगे, ES से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, ES किस लिए,
क्योंकि वो लॉस हम दिखा रहे हैं, लॉस ऑफ एलोंगेशन मेरा स्टील में है, उसी की वजह से लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस हो रहा है, इसलिए यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील यहाँ पर अज्यूम किया जाता है। अब जिन्हें नहीं पता हो और याद नहीं हो, इसकी वैल्यू हमें एप्सिलॉन एसएच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी पता है, क्योंकि श्रिंकेज स्ट्रेन, ये किसकी वजह है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट, तो ये क्या दे रखा है, श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.0003, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है 0.0003, ठीक है, मैं 0003 बोल रहा हूँ इधर। तो 0.0003 जो मेरी श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू है, प्री टेंशन के अंदर मैक्सिमम ही ली जाती है, पोस्ट टेंशन में अलग फॉर्मूला होता है, हम अभी सिर्फ और सिर्फ प्री टेंशन की लॉस निकाल रहे हैं। जिन्हें नहीं पता ये वैल्यूज कैसे ली जाती है, प्री टेंशन पोस्ट टेंशन में क्या डिफरेंस है, बेटा एक बार पुरानी लेक्चर देख लो, पूरा समझ आ जाएगा, नोट्स बना लो, बस नोट्स रिवाइज करते रहा करो। और एप्सिलॉन हमारे पास यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, हालांकि इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल ही जाएगी, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर आती है, ठीक है, आपको वहां भी बताया था ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी, थोड़ी सी अप्रोक्स हो जाएगी। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो डेल्टा सिग्मा क्या हो जाएगा, 2.1 से इस पर मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है, तो 2.1 की जगह हमारे पास इस बार 60 की जगह क्या हो जाएगा, लॉस आ जाएगा 63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दिस इज द अप्रोक्स वैल्यू, ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, दिस इज माई एग्जैक्ट वैल्यू, ओके, दिस इज लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस डेल्टा सिग्मा ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। आपने देखा कि एक क्रीप वाला है हमारे पास काफी बड़ा रहता है, अब जितनी वैल्यूज आएंगी बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, इतना सामने इवैल्यूएशन कर दिया। थर्ड पे आए, सेकंड लॉस आपको समझ आ गया, थर्ड लॉस की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू कौन सा था, रिलैक्सेशन ऑफ द स्टील टेंडन, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन ऑफ जब स्टील टेंडन आता है ना, तब उसके लिए स्पेशल टेबल बनाई जाती है। स्पेशल टेबल ये किसके हिसाब से बनती है, अप्लाइड स्ट्रेस और परमिजिबल स्ट्रेस को ध्यान में रखते हुए। अब ये परमिजिबल स्ट्रेस किसका, ये स्ट्रेस है बेसिकली, क्योंकि हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील में ही होगा ना प्री स्ट्रेस का लॉस, तो परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील। अब इसकी कैलकुलेशन, अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेके हैं, परमिजिबल स्ट्रेस ऑफ स्टील की, तो ये बच्चों आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, आपने अगर नोटिस नहीं की हो तो यहाँ फिर से देख लो, अज्यूम मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील एज 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है, इसकी परमिजिबल स्ट्रेंथ ही है स्टील की, परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए तो यहां मेरे पास क्या आ गया, एफ पी की वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे किसकी वैल्यू गिवन है, एफ पी की, यानी कि परमिजिबल स्ट्रेस इन स्टील 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कितनी दे रखी है 1500 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अप्लाइड स्ट्रेस हमारा कितना है, उसकी वैल्यू देखें हम, तो ये अप्लाइड स्ट्रेस है हमारा भाई 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आप कहोगे इसकी वैल्यू कहाँ से निकाली, तो ये देखो थोड़ी देर पहले तो कैलकुलेशन की थी, ये रहा 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्टील में निकालना है, स्टील का वैल्यूएशन है, इसलिए इस वाले को कंसिडर करेंगे, वरना 7.5 किस में लग रहा था, कंक्रीट में, तो कंक्रीट का एरिया बड़ा हो जाता है तो फोर्स उतना ही आता है, ठीक है, फोर्स उतना ही बनेगा, स्ट्रेस की वैल्यू बदलती रहती है एज पर दी एरिया, ओके, दिस इज माई अप्लाइड स्ट्रेस। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है, क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो निकालोगे, किसका, अप्लाइड स्ट्रेस अपॉन परमिजिबल स्ट्रेस का। देखिए कितना आ गया, 1200 अपॉन 1500, 3 4 12, 3 5 15, ये आ जाएगा 0.8, रेशियो कितना आया 0.8। तो अगर आपको याद हो, दिस 0.8 इज मतलब मेरा जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो परमिजिबल स्ट्रेस का कितना गुना है, 0.8 गुना। परमिजिबल को अगर अदर साइड लेकर जाते हो तो मेरा अप्लाइड स्ट्रेस कितना हो गया, परमिजिबल का 0.8 टाइम्स।
तो इसके लिए अगर आपको याद हो, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन के लिए मैंने आपको एक टेबल बना के बताई थी, ठीक है? क्या बनाई थी मैंने? एक टेबल बनाई थी। तो उस टेबल में मैंने क्या लिखा था? एक साइड तो इस तरह से अप्लाइड स्ट्रेस लिख दिया था, और दूसरी साइड क्या लिखा था मैंने? लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस। आईएस कोड ने इनकी डायरेक्ट वैल्यू हमें बता रखी है, ठीक है? और क्वेश्चन जनरली ऐसा आता है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली ऐसा आएगा। एक तो बड़ा क्वेश्चन, ओके ओके, जनरली क्वेश्चन कैसा आ जाता है हमारे पास? आपको इंटरपोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ऑलरेडी इतना बड़ा क्वेश्चन बन चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अभी अप्लाइड स्ट्रेस हमने कितना अप्लाई किया है? 0, 0.5 एफपी, ठीक है, 0.6 एफपी, 0.7 एंड 0.8 एफपी के लिए अलग अलग हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज रहती है। तो अप्लाइड स्ट्रेस अब 0 है तो उसके लिए तो कुछ होगा ही नहीं। कंसिडरेशन कहाँ से चालू होता है? जब अप्लाइड जो लोड्स हमारे स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यू परमिजिबल्स के 50% से ज्यादा होनी शुरू हो जाए, तभी हमारे को ये लॉस कंसिडर होगा, वरना लॉस ही कंसिडर नहीं होगा। सिंपली आप 0 वहां पर रिपोर्ट कर सकते हो। तो इससे पहले पहले तो आपको क्या रिपोर्ट करना है? 0, 0.4 एफ पी हो, 0.49 एफ पी भी हो, 0 रिपोर्ट करना है। जैसे ही 0.5 एफ पी से ऊपर चालू हो जाता है, यानी कि रेशियो जो 0.5 से ऊपर बन के आ जाता है मेरे पास, आप क्या वैल्यूज बताओगे इसकी? 35, ठीक है, 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पर बताओगे 70, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये मेरा 0.5 एफ पी, एग्जैक्ट 0.5 एफ पी हो, वहां पर भी 0 ही आता है, ठीक है? 50% से ऊपर होने हुए क्या होगा? 50% से जैसे ही ऊपर होंगे उसके बाद हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या रखना है? आपको अगर याद हो तो मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था आपको? 0.7 के सामने क्या कर दोगे? 70 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख दोगे। 0.8 के सामने क्या लिख दोगे? 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख दोगे। ये न्यू कोड के हिसाब से बता रहा हूँ, प्रीवियस कोड में थोड़ी वैल्यू में चेंज था, वहां पर लगभग यहाँ पर 90 के अप्रोक्स वैल्यू आती थी। और 0.6 के लिए क्या कर दोगे? 70 का यहाँ पर आधा कर दोगे, 35 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हमारे को? 0.8 एफ पी। तो 0.8 रेशियो के लिए मुझे लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कितना रिकॉर्ड करना है? 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जब क्वेश्चन इस तरह से खत्म हो जाए, मेरा सजेशन है टेबल भी बनाना, और क्वेश्चन जब खत्म हो जाए उसके बाद में लिख देना लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन स्टील टेंडन, ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन। राइटिंग को समझो मत, खाली जो बोल रहा हूँ उसको देखो, समझ नहीं आएगी, बहुत गंदी राइटिंग लिखी है मैंने यहाँ पर। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्टील टेंडन मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा सिग्मा इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आपको इस तरह से यहाँ पर लिखना है, ठीक है? समझ गए? और आज का हमारा जो लास्ट वाला काम का है, फोर्थ एंड लास्ट वन फॉर दिस न्यूमेरिकल, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है? इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, और डायरेक्ट फॉर्मूला देखो अब कितना हमने टाइम ऑलरेडी बचा लिया। जो शुरू में हमने इस क्वेश्चन को समय दिया था, अब बचा लिया उसको। डेल्टा सिग्मा मेरे पास क्या हो जाएगा? सिंपल फॉर्मूला है एम एफ सी, ठीक है? एम की वैल्यू भी है हमारे पास, एम क्या होता है? ई एस अपॉन ई सी, और एफ सी भी है हमारे पास, ठीक है? एफ सी की वैल्यू आप कहोगे कैसे आई? तो थोड़ी देर पहले निकाली तो थी, ये देखो एफ सी की वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, कहाँ गई? ये रही, 9.525 एंड 7.5 जो हमने वैल्यूज निकाली थी। फिर उनकी हेल्प से हमने क्या निकाला था? इन दोनों के एवेल्यूशन किया था। एवेल्यूशन में हमारे पास क्या क्या आ गया था? एक वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास, चलिए इसे लिख ही देते हैं डायरेक्ट वहां पर, 9.525 एंड 7.5। एफ सी टू यानी मिड स्पैन पर कितना आया था? 9.525 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और एफ सी वन साइड में कितना आ गया था मेरा, यानी कि कॉर्नर्स पर? 7.5
न्यूटन पर एम स्क्वायर। फिर अगेन मैंने क्या बताया था कि इसके दो तरीके थे। ESEC भी अब अगर याद हो तो अब तो याद ही हो गया, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। और EC कितना था, लगभग 27,766 ऐसे कुछ था, देख लेते हैं। 27 कुछ था, हाँ 27,386, 27,386.127 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, सब कुछ है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो तरीके थे, कौन सा, एक तो डायरेक्ट एवरेज लेने का, और दूसरा जो मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था कि पैराबोलिक प्रोफाइल है, उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है। FC1 प्लस मिनिमम वैल्यू को पहले रखेंगे ना, और दोनों का डिफरेंस उसका 2/3 पार्ट। निकालें वैल्यूज, हालांकि निकाली थी, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेंगे। 9.525 प्लस 7.5 जितना भी आया। जब तक मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, या तो आप भी साथ में कैलकुलेशन कर लिया करो, या फिर सिंपली स्किप कर दिया करो। ये मेरा FC है, ठीक है, तो इधर से FC की वैल्यू थोड़ी अलग आएगी। सेवन पॉइंट 829। आप चेक कर सकते हैं, सेम वैल्यू है 7.829। ठीक है, वैल्यूज को मत बदल देना, कहीं शुरू में कुछ अलग रखो, लास्ट में अलग रखो। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ चुकी है। इनके लिए चलो डेल्टा सिग्मा की वैल्यूज निकालते हैं, अलग अलग निकलेंगी। डायरेक्ट इवैल्यूएशन करके बता दूं, स्किप कर दो तब तक आप सिंपली। 2.1 इंटू 10⁵ डिवाइड करना है 27, 386.127, और मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 8। मल्टीप्लाई नहीं करते अभी सर, सिर्फ इसकी वैल्यू निकालते हैं। 7.668 हमारा मॉडुलर रेशियो क्या है, ये 7.668। चेक करें क्या यही था, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा, हमने मॉडुलर रेशियो यहाँ निकाला नहीं था, कोई बात नहीं, अभी कैलकुलेशन करके देख लेना। मैंने अपनी तरफ से तो ये वैल्यू सही निकाली है। ठीक है, 7.668। अगेन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वैल्यू सही है। देखो बच्चों, एक सजेशन है मेरा छोटा सा, अगर पेपर में इनफ टाइम है तो कैलकुलेशन को वेरीफाई कर लिया करो इस तरह की। नहीं टाइम, और जैसे कि मान लो पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप है, 200 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए 120 मिनट दे रखे हैं, 1 मिनट का टाइम भी नहीं मिल रहा, तो उस टाइप के पेपर में कैलकुलेशन को वेरीफाई मत करना। वेरीफाई करने जाओगे तो बाकी के 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। एक बार जो थोड़ा सा ध्यान दिया करो कैलकुलेटर को यूज करने पर, प्रैक्टिस करोगे तो सही यूज करने लग जाओगे। तो कैलकुलेशन एक बार जो आ गई, जो आंसर लगा दिया, लास्ट में टाइम बचे उसको पर्पल मार्क करके लास्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए, इसकी वजह से एक तो मॉडुलर रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इस 8.5125 से। उस तरह से यहाँ पर डेल्टा सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 7.668 इंटू 8 पॉइंट से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 7.829 से। ठीक है, चलिए, ये आ गया मेरे पास लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस 65.27 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा लॉस ऑफ प्रीस्ट्रेस, 7.668 मल्टीप्लाई बाय 7.829, ये आ जाएगा 60, लगभग 60 अज्यूम कर लो इसे, न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब बुक के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है 55 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 55 क्यों आता है वो आपको रीजन बता देता हूँ। क्योंकि नीचे देखो क्या है, EC। ठीक है, EC हमने क्या लिया था 5000 रूट FC के, लेकिन बुक के अंदर क्या लिया हुआ है 5700 रूट FC के। तो ये जो 500 से 5700 हुआ है ना, नीचे वैल्यू ज्यादा हुई है। अब नीचे वैल्यू ज्यादा तो ऊपर फाइनल आंसर कम आएगा, इसलिए वो 60 से कम यानी कि 55 के अप्रोक्स वैल्यू आती है। आंसर ये सही है, ये हमने जो किया है ना, ये वाला भी सही है।
आप काफ़ी बुक्स में क्या रहता है कि अभी अपडेटेड वर्जन हमारे पास नहीं रहते, बार बार सेम नए एडिशन परचेज भी हम नहीं कर पाते हैं। तो जो अपडेट उसमें चेंजेस हुए हैं वो उनको बिना देखे हम क्या कर देते हैं, आंसर लगा देते हैं। हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर कैसे गलत हो गया। तो अपडेट रहो थोड़ा, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे कुछ एडिशन में, उनका थोड़ा ध्यान दिया करो। तो ये था हमारा लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस के ऊपर एक न्यूमेरिकल, और प्री टेंशन कॉन्क्रीट के ऊपर, पोस्ट टेंशन नहीं है, प्री टेंशन कॉन्क्रीट के ऊपर है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। और जो ऑफलाइन बच्चों को मैंने असाइनमेंट दिया है वो भी करके सबमिट कर देना। एसएप उसको सबमिट करना है आपको मुझे, और किस तरह से सबमिट करना है उसके लिए आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, पूछ लेना कैसे करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जहाँ कोई डाउट हो तो सिंपली कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। और ठीक है, वरना कोई क्वेश्चन वगैरह आप लगाइए, कहीं डाउट आता है तो हम बैठे हैं आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।